पत्रकार को गंजा करके पीटा है। तो हैं जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया पैसे के सिक्कों के खातिर, टेलीविजन चैनल्स वालों ने, एंकर्स ने, वो हैं एडिक्ट पैसे के, ये मर जाएंगे पैसे के बिना, लेकिन जेल में पैसा काम नहीं आएगा तो लोग बेवकूफ बन जाएंगे, बेवकूफ नहीं बनेगा कोई भी। इसीलिए ये जो क्रिमिनल टेलीविजन है ना भारत के, इनको भी जरा वहां ध्यान से सोच समझ के जाना चाहिए। अभी जनता जो है ना वहां पे एकदम न्याय इंसाफ और बराबरी के मोड में है। नेपाल में हुआ है ना, वहां जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है वही जला दिया। अब गोदी मीडिया कर करके नारे लग रहे हैं यहाँ से जो जा भी रहे हैं, और ये वही फ्रॉड वहां कर रहे थे जाके कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं, हम आपकी तरफ हैं, उन्हें भगा दिया, भागो, गाली भी दी है और जुल्म ना करते, इतनी लूटमार ना करते कि सब लोगों का सब कुछ छीन के अपने पास कर लें, तो शायद ये ना होता। यही भारतवर्ष में हो रहा है, जो नेपाल में हो रही थी या हो रही है वो भारत में भी हो रही है, उतनी या उससे ज्यादा ही हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को उन्होंने खदेड़ा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग समझ लें। जो एक परिपाटी चली आ रही है ना कि ये हटेंगे हम आ जाएंगे, फिर हम कुछ दिन मजे करेंगे, फिर हम हट जाएंगे तो वो आ जाएंगे, फिर हम हट जाए वो आ जाएंगे, हम हट जाएंगे। ये जो ऑल्टरनेटिव चल रहा है ना, नेपाल की जनता ने ये भी बता दिया है कि वो सब लोगों से नाराज थे। भारत के लोग पहले ही बहुत दुखी हैं, कहीं वो भी और नाराज ना हो जाए और हमारी भी बात ना सुने। मुझे तो उस दिन का डर है कि कभी अम्बेडकरवादियों की भी बात ना सुन के भारत के लोग भी उसी रास्ते पे ना निकल जाएं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। नेपाल में 2 दिन में तख्ता पलट हुआ, लेकिन अब जो खबरें चल रही हैं सीधे तौर पर टीवी चैनल इस बात को, यानी कि गोदी एंकर, गोदी मीडिया इस बात को स्वीकार करने लगा है कि किस प्रकार से जो नेपाल में घटना हुई है इसके लिए एक बड़ा फैक्टर ब्राह्मणवाद भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बाकायदा मैंने इस पर एक रिपोर्ट रेडी करी थी हिंद समाचार पर, अगर आपने देखी होगी कि किस प्रकार से ब्राह्मणवाद चरम पर था। इस वजह से उसका खामियाजा नेपाल में मंत्री, विधायक, सांसद, खुद पीएम को भुगतना पड़ा है। अब देखना होगा, तमाम लोग कले लगा रहे हैं कि भारत में भी लंबे समय से कहें या फिर शुरुआत से ही कहें कि दलितों पर अत्याचार चरम पर है, तो लोग कह रहे हैं कि क्या नेपाल जैसा हाल ही होगा भारत का। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से हम सीधे बातचीत करेंगे। बताइए, नेपाल में मुख्य फैक्टर अब ब्राह्मणवाद बताया जा रहा है, ये जो कुछ भी हुआ है मुख्य फैक्टर हर एक जगह जो सब लोगों का हक छीनकर अपने पास कर लेना, उसे आप ब्राह्मणवाद कहो या मनुवादी मानसिकता कहो या जो भी कहो, वही है। और उसी की बुनियाद पर ये सिर्फ अगर ब्राह्मणवाद ही होता और ब्राह्मणवाद अगर ऐसा होता कि वो इतना जुल्म ना करते, इतनी लूटमार ना करते कि सब लोगों का सब कुछ छीन के अपने पास कर लें, तो शायद ये ना होता। यही भारतवर्ष में हो रहा है। और भारतवर्ष में अभी हमारे मुख्य जो हमारे न्यायाधीश हैं गोगोई साहब ने एक हियरिंग में कहा है कि हमें प्राउड होना चाहिए कि बाबा साहब का संविधान है। संविधान बोला है, बाबा साहब का नहीं बोला उन्होंने, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि संविधान बाबा साहब ने ही बनाया था। तो बाबा साहब का संविधान है, हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन ये स्थिति भारत में भी आ सकती है, इसमें लोगों को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। ये बाबा साहब का संविधान ही है जिसका आसरा और भरोसा करके ऐसी स्थिति नहीं आ रही हमारे देश में। ये अच्छी तरीके से लोगों को समझ लेनी चाहिए बात कि बाबा साहब के संविधान में जो इंसाफ, बराबरी, बंधुता और इज्जत के प्रावधान है ना, उसी की वजह से भारत में ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अगर न्यूट्रली देखा जाए तो वो सब ज्यादतियां जो श्रीलंका में हुई थी, वो सब लूटमार जो श्रीलंका में हो रही थी, वो सब लूटमार जो बांग्लादेश में हो रही थी, जो नेपाल में हो रही थी या हो रही हैं, वो भारत में भी हो रही है, उतनी या उससे ज्यादा ही हो रही है। लेकिन लोगों को बाबा साहब के संविधान के ऊपर भरोसा है और उस संविधान के अंदर जो बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया, जिससे किसी का भी कान पकड़ के जनता अपने पद से हटा सकती है निष्पक्ष चुनाव के द्वारा। इस वजह से भारत को एहसान मानना चाहिए बाबा साहब के संविधान का, और सिर्फ एहसान मानने से भी ज्यादा देर काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के संविधान को कस के पकड़ के रखना चाहिए, सिर्फ किताब दिखाने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे जो संविधान में दिखाए गए उस पर चलना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, वरना तो वही होगा जो वहां हुआ है। हम लोगों की जो अम्बेडकरवादी है, इसीलिए दिन रात ये कोशिश रहती है, हमारा सबसे ज्यादा समय भी इस बात पे जाता है कि हिंसा वाली स्थिति भारत में कभी ना आए। हम लोग चुनाव के माध्यम से, हम जो ये मतपत्र वापस लाने का आंदोलन इतना जबरदस्त कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि लोगों को ये भरोसा रहे कि हम मतपत्र के द्वारा प्रधानमंत्री जी का कान पकड़ के जमीन पे उतार देंगे, कोई दूसरा प्रधानमंत्री ले आएंगे, दूसरा चीफ मिनिस्टर ले आएंगे, तो लोगों का जो गुस्सा है वो शांत रहेगा और उनके पास एक रास्ता रहेगा अपनी परेशानियों, दुखों को और देश के अंदर जो लूटामारी मनुवादी मानसिकता के लोग करते हैं उसको रोकने का। अगर वो रास्ता बंद होगा तो भारत में भी ऐसा ही होगा, हम लोगों की भी शायद बात ना सुने।
जंजी जनरेशन यानी इनकी नए पीढ़ी के जो युवा थे उन्हें अभी तक ऐसे ही देखा जाता था कि वो बेहद लाचार हैं, वो निकम्मे के तौर पर देखे जाते थे, लेकिन नेपाल ने तो तस्वीरें ही बदल दी। और मुख्य तौर पर एक जो बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि नेपाल में महज 12% वो लोग हैं जिन्होंने तमाम बड़े पदों पर कब्जा कर रखा है। तो ये कैसे संभव है? क्या सच में वो इतने योग्य हैं? देखिए, बेकार लोग होंगे अगर कोई, तो वो मनुवादी मानसिकता के लोग होते हैं। ये बात हम लोगों को बार बार समझाते हैं। जो केपेबल लोग होंगे वो मनुवादी मानसिकता के नहीं होंगे, और ब्राह्मण समाज के ज्यादातर लोग केपेबल नहीं होते। ये बात तथ्यात्मक रूप से सही है। आप कोई रिसर्च करा लो, कुछ करा लो, आपको पता लग जाए। लेकिन कब्जा, रिजर्वेशन के माध्यम से कब्जा, जो हजारों साल से सब जगह पे रिजर्वेशन चली जा रही है, 100% रिजर्वेशन 2-2.5% लोगों के पास, ये रिजर्वेशन के माध्यम से सब कुछ हड़प रखा है। और उस बड़े बड़े पदों पे आके लूट हमारी, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को सब कुछ देश का लूट के देने का काम, यही काम नेपाल में हुआ है। तो वहां की जनता तो 12% से परेशान हो गई। यहाँ कितने हैं? यहाँ देख लो आप कितने हैं। तो ये है बुनियादी बात। और जब तक इस बात को आप ब्राह्मण जो मानसिकता के लोग भी हैं, ब्राह्मण धर्म मानने वाले लोग भी जो हैं, उनको भी अब समझना चाहिए हवाएं किस तरफ बह रही हैं। जो अक्लमंद लोग हैं वो मनुवादी मानसिकता के हो ही नहीं सकते। ये ज्यादातर ऐसा, उनमें भी एक आध कोई एक्सेप्शन हो तो वो अलग बात है, बट 99% जो बहुजन समाज के लोग होंगे, जो ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण धर्म को मानने वाले नहीं होंगे, वो लोग अक्लमंद होंगे, मेहनती होंगे, ईमानदार होंगे। और जो लोग मनुवादी मानसिकता के होंगे वो कम अकल होंगे, समझदार नहीं होंगे, इंटेलिजेंट नहीं होंगे, और बेईमानी करने में, लूटमार करने में उन्हें कोई शर्म और लिहाज भी नहीं होगा। और वो इनोवेटिव भी कभी नहीं होते। वो रट्टा मार के कुछ चीजें याद कर ले, भले ही उनकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है वो रट्टा मार के चीजों को और बड़े ही प्रैक्टिस कर करके, जैसे मोदी जी पढ़ के बोलते हैं ना, वैसे कुछ नहीं बोल पाएंगे। वैसे आप किसी टॉपिक पे बात कर लो, कुछ नहीं बोल पाएंगे। हम और आप बात कर रहे हैं ना बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना किसी किताब कागज किसी चीज के, ऐसे मोदी जी और कोई भी मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। कुछ रट्टे मार के कुछ लाइनें याद करके आ जाते हैं, वो बार बार दोहराते हैं। जो वो स्लोगन्स देते हैं ना, अब की बार 400 पार, सबका साथ सबका विकास, ये वो रट्टा मार के आते हैं। ये बातें भी, ये है बुनियादी बात। तो नेपाल में भी जो 12.5% या 12% को छोड़ के लोग थे, वो ज्यादा अक्लमंद हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, वो ईमानदार हैं, वो नेपाल को महान बना सकते हैं। और वहां एक और बड़ी बात जो समझ में आनी चाहिए लोगों के, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को उन्होंने खदेड़ा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग। तो जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं ना, वो ये समझ लें, जो एक परिपाटी चली आ रही है ना कि ये हटेंगे हम आ जाएंगे, फिर हम कुछ दिन मजे करेंगे, फिर हम हट जाएंगे तो वो आ जाएंगे, फिर हम वो आ जाएंगे, हम हट जाएंगे। ये जो ऑल्टरनेटिव चल रहा है ना, नेपाल की जनता ने ये भी बता दिया है कि वो सब लोगों से नाराज थे। तो ऑपोजिशन पार्टी के लोगों का खास तौर पे ये जिम्मेदारी है कि जहां जहां ऑपोजिशन की सरकार बन रही है आरएसएस और बीजेपी के विरुद्ध, वो कुछ करके दिखाएं। मैं कर्नाटक और आंध्रा और हिमाचल के बारे में तो कह सकता हूं साफ तौर पे कि वहां भी कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा है। राहुल जी और प्रियंका जी और खड़गे जी थोड़ा ध्यान दें इस बात पे। वहां करप्शन बहुत बड़े लेवल पे चल रही है इन तीनों राज्यों में भी। और करप्शन का हाल जहां जहां ज्यादा होगा वहां वहां पब्लिक नाराज होगी, भले ही ऑपोजिशन पार्टी के लोग क्या। बताइए, युवाओं को टीवी चैनल एकदम गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से ये आंदोलन हुआ है, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं, इस वजह से ये बौखलाहट में आ गए। देखिए, ये बात हम लोग क्या कह रहे हैं, हम अर्नब गोस्वामी हो, चाहे ये जितने भी क्रिमिनल टेलीविजन वाले हैं, जो भी हैं, और ये सब लोगों को हम पकड़ के जेल में भिजवाएंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि जैसा नेपाल में हुआ है ना, वहां जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है वही जला दिया। अब गोदी मीडिया कर करके नारे लग रहे हैं यहाँ से जो जा भी रहे हैं, और ये वही फ्रॉड वहां कर रहे थे जाके कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं, हम आपकी तरफ हैं, उन्हें भगा दिया, भागो, गाली भी दी है। और यहाँ तक आप मान के चलिए कि पत्रकार को गंजा करके पीटा है। तो मतलब किस लेवल तक, आपको बता रहा हूँ ना, पहुंच गए बहरूपी बन के, हम तो आपकी तरफ है, हम तो आपकी आवाज उठाने आए। मैंने कहा हमें जरूरत ही नहीं है आपकी, क्योंकि वो जानते हैं ना ये तो सब वही चोरी कर रहे हैं जो टेलीविजन पे आते हैं। लेकिन ये सोचते हैं ना कि हम बहरूपी बन के जाके, ये भोले वाले लोग हैं, इनको कहेंगे हम तो आपकी तरफ है, हम आपकी आवाज उठाने आए, तो लोग बेवकूफ बन जाएंगे। बेवकूफ नहीं बनेगा कोई भी। इसीलिए ये जो क्रिमिनल टेलीविजन है ना भारत के, इनको भी जरा वहां ध्यान से सोच समझ के जाना चाहिए। अभी जनता जो है ना वहां पे एकदम न्याय, इंसाफ और बराबरी के मोड में है। तो ये सब जो झूठ बोलोगे वो पकड़े जाओगे आप, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं तो इनको यही सलाह दूंगा। आप लोगों की हमने जगह तय कर रखी है, आप सब लोग जेल जाओगे, चिंता मत करो, भारत की जेलों में जाओगे आप सब। वहां जाके तो कम से कम भारत का नाम बदनाम मत करो, मत जाओ। आपके मुंह से कहने से आपसे नफरत करते हैं लोग।
भारत के लोग भी आपसे नफरत करते हैं, लेकिन हम लोग ने भारत के लोगों को ये समझा और सिखा रखा है कि हम लोग इन सब लोगों को, जो ये टेलीविजन चैनल्स पे आते हैं, ये जो झूठी खबरें फैलाते हैं, जो अभी नेपाल के लोगों को गालियां दे रहे हैं, जनता को गालियां दे रहे हैं टेलीविजन चैनल पे बैठ के, भारत के प्रति भड़का रहे हैं उन्हें। भारत से उनकी कोई, भारत की जनता से कोई लड़ाई नहीं है, भारत के नेताओं से उनको वो जरूर बुरा बोल रहे हैं मोदी जी वगैरह को, लेकिन भारत की जनता को नेपाल की जनता प्यार करती है। तो ये भारत के प्रति भड़काने का जो काम कर रहा है ना, ये जो क्रिमिनल टेलीविजन वाले उनकी बुराइयां करके कि वो सोशल मीडिया के एडिक्ट थे और ये थे वो थे। एडिक्ट तो ये हैं, एडिक्ट ये हैं जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया पैसे के सिक्कों के खातिर, टेलीविजन चैनल्स वालों ने, एंकर्स ने, वो हैं एडिक्ट पैसे के। ये मर जाएंगे पैसे के बिना, लेकिन जेल में पैसा काम नहीं आएगा, ये हम लोगों की गारंटी है। आपके सारे अपराधों की हम सूची बना रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आप अपने देश के अंदर जो खराबी कर रहे हो करो, कम से कम नेपाल वालों को और दूसरे देशों को बख्श दो। भारत के लोग पहले ही बहुत दुखी हैं, कहीं वो भी और नाराज ना हो जाए और हमारी भी बात ना सुने। मुझे तो उस दिन का डर है कि कभी अम्बेडकरवादियों की भी बात ना सुन के भारत के लोग भी उसी रास्ते पे ना निकल जाएं। हमारा कहना यह है कि हम सभी लोगों को, जो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो जो लूटमार कर रहे हैं, उनको सबको पकड़ के हम जेलों में डलवाएंगे। जनता को हमारा इस काम में साथ देना चाहिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट करके अदालतों के माध्यम से हम इन सब लोगों को अरेस्ट करके जेलों में डलवाएं। नेपाल में जो 2 दिन में तस्वीरें आई हैं और अभी भी लगातार आ रही हैं, उसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार, ब्राह्मणवाद, मनुवादी मानसिकता से किसी देश को, किसी देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना और ये सोचना कि हम अपनी काट की हांडी 1 बार 2 बार 3 बार चला लेंगे। हमारी आपस में जो रूलिंग पार्टीज हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अंडरस्टैंडिंग है, कुछ दिन तुम लूटो, उसके बाद हम आ जाएंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे, फिर तुम आ जाना और जनता बेवकूफ बनती रहेगी। ये सबसे बड़ा सबक है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के खिलाफ है इस वक्त वहां के लोग। वो नई चीज कोई ढूंढ रहे हैं, वो नए लोग चाह रहे हैं कि जो जमीन से उठ के आए ईमानदार लोग। अब ये जो अब वहां पे लोग आएंगे, जो वहां का निजाम चलाएंगे, ये उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उन लोगों को भी सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए। भारत में भी ये रेवोल्यूशन आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोगों की कोशिश ये है कि ये रेवोल्यूशन बाबा साहब के संविधान के दायरे के अंदर ही आए, हिंसा ना हो उसमें बिल्कुल भी। 0% हिंसा से भी ये सब हो सकता है, लेकिन वो रास्ता अम्बेडकरवाद का रास्ता है। ईमान वाले अम्बेडकरवादियों की बात सुने जनता, तो फिर ये काम कलम से, पीसफुल प्रोटेस्ट से और इन्हीं सिस्टम से, इसी पुलिस से, इन्हीं अदालतों से, इन्हीं जेलों से भी हो सकता है ये काम, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। अब नेपाल में बाबा साहब का संविधान नहीं था, इसलिए हिंसा की जरूरत पड़ गई, क्योंकि कोई भी और रास्ता नजर नहीं आया। बांग्लादेश में भी बाबा साहब का संविधान नहीं था, श्रीलंका में भी बाबा साहब का संविधान नहीं था। यहाँ बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब के मानने वाले लोग भी भले ही कम हो संख्या में, लेकिन हैं। वो बगैर हिंसा के, कलम से बाबा साहब की, संविधान से बाबा साहब के वही न्याय दिलाएंगे जो लोग हिंसा से प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, बल्कि उससे बेहतर न्याय हम बाबा साहब के संविधान से दिलाएंगे, हिंसा से नहीं मिलेगा वो। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जो तमाम लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से युवा भड़क चुके हैं और इसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और विपक्ष के लोग क्योंकि ये सवाल भी उठा रहे हैं कि कल को भारत के हालात भी नेपाल जैसे हो सकते हैं, जिन पर टीवी चैनलों का ये कहना है कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये लोग क्या जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं? हम भड़काने का नहीं, हम रोकने का काम कर रहे हैं। भड़काने का काम तो आपकी शक्लें करती हैं और आपकी जबान करती है। आप लोग अपनी हरकतें सुधार लो, हमारा काम और मुश्किल मत करो, क्योंकि हमें आप लोगों को भी बचाना पड़ेगा उस समय पे। हमारा काम मुश्किल मत करो। सबसे ज्यादा नाराजगी ये टेलीविजन चैनल्स के ये झूठे मक्कार जो एंकर्स है ना, उनसे है। अब ये हम भी नहीं समझा पाएंगे, जो ये एंकर्स हैं कि अपने पीछे जो मालिक बैठे हैं ना, उनके कहने पे ये सब बोलते हैं झूठ, ये हम भी नहीं समझा पाएंगे। इसलिए फॉर द सेक ऑफ योर ओन मत करो ये सब काम। समय बहुत एकदम न्याय और बराबरी का आ रहा है, पूरी दुनिया में आ रहा है। अमेरिका में देखो क्या हो रहा है, वहां तीसरी पार्टी बनाने के लिए लोग इतने ज्यादा इच्छुक हो गए। ब्रिटेन में एक नई पार्टी बनाने के लिए लोग इतने इच्छुक हो गए। आपकी जो सूट टाई पहन के और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो ना आप, आपकी जर्नलिज्म लेवल क्या है ये सबको पता है। ये जो हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, उनके जर्नलिस्ट और आपको अगर कंपेयर किया जाए तो आप कहीं भी नहीं ठहरते उनके आगे। तो जनता अंधी नहीं है। बिना तैयारी के, बिना सूट और टाई के, बिना 200 लोगों की मदद के आपसे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं सब लोग। जनता अंधी नहीं है, सब जानती है कि अडानी अंबानी यूसुफ लुलू के चैनल्स हैं, वो आपको लाखों करोड़ों रुपए जो पैकेज मिल रहे हैं ना, वो झूठ मक्कारी के लिए मिल रहे हैं और काले कारनामों, गंदे कारनामों पे, सरकारों के गंदे कारनामों पे पर्दा डालने के लिए मिल रहे हैं। तो क्या ये सच में ऐसा संभव है कि जिस प्रकार से नेपाल के हालात हुए हैं, भारत के भी ऐसे हो सकते हैं?
इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, भारत में ऐसे इससे पहले हो चुके होते, 100% हो चुके, सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से रुके हुए, इस व्यक्ति की वजह से और इस व्यक्ति के संविधान की वजह से और इस व्यक्ति की इज्जत जो है ना बहुजन समाज के लोगों में, उस वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं, झेल रहे हैं सब बाबा साहब के संविधान की वजह से। अगर संविधान को छुआ ना तुमने, इसीलिए हम बोल रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, संविधान को छूने की बात भी करना बंद कर दो। ये जो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हो ना आप, ये सब नेपाल में भी यही हो रहा था ना। बिल्कुल। खुद जिन लोगों को बहकाते थे ना ब्राह्मणवाद के लोग, उन्हीं लोगों ने उन्हें मारा है कि अब बनाओ बेवकूफ, अब करो हमसे ये सब बातें। तो वही यहां होने वाला है। ये तो बाबा साहब बीच में हैं, उस वजह से बचे हुए हो आप। ये बात अपनी गलतफहमी सारी निकाल दो। हम लोग हैं बाबा साहब के सच्चे मांगने वाले, हमने रोक रखा है, हमने कह रखा है कि, और मेरी आप जितने बयान है शुरू से लेकर आखिर तक देख सकती हैं, मुश्किल हालात हैं, हर संस्थान हमारा कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन बाबा साहब के संविधान पे भरोसा रखो। उस संविधान से इन कमजोर संस्थानों से भी हम वही न्याय ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी और थोड़ी ज्यादा हमें थोड़ा लंबा समय भी लगेगा, लेकिन विश्वास रखें बाबा साहब के संविधान पे, क्योंकि जो संविधान से जो सलूशन निकलेगा, जो समाधान निकलेगा, वो नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, किसी भी और देश से बेहतर भी निकलेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अपने गुस्से को चैनलाइज करना पड़ेगा और कलम से, सिस्टम से, संविधान से चल के इनसे बुरी बुरी सजाएं मिलेंगी। आदमी को अगर आप हिंसा करके मार दोगे तो वो सजा पूरी नहीं है। अगर वही व्यक्ति, आप इमेजिन करो मोदी जी को, अमित शाह जी को अगर 50-50 साल जेल में रहना पड़े, हम लोग इसीलिए दुआ करते हैं ना कि उनकी सेहत भी ठीक रहे और वो बहुत लंबी उम्र जी हैं, क्योंकि 50 साल जेल में रहेंगे तब लोगों को डर रहेगा कि जी वो मोदी जी जेल में बैठे हैं, वहां पे करप्शन नहीं करनी है किसी प्रधानमंत्री को। जैसे ही मोदी जी की जेल में शक्ल नजर आएगी, ये है सबसे बड़ा सोल्यूशन। मारपीट से वो फायदा नहीं होगा, ये है महत्वपूर्ण। तो मतलब आंदोलन की आवश्यकता तो है हम लोगों को, लेकिन उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। संविधान से जो समाधान निकलेगा वो कहीं और से नहीं निकलेगा। इस बात में ही कितनी ज्यादा वजूद, मैं कहना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये बात भी कही। तो आप सोचिए कि गोदी मीडिया के जमाने में आपको बहकाने का, डराने का काम किया जाएगा, लेकिन आप सोशल मीडिया जो कि सच्चा मीडिया है उसे देखते रहिए और अपना भी एक आधार बनाइए, पढ़िए, लिखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। यही बात है ना। ये एक जो सोशल मीडिया के लोग थे, आप जैसे लोग नेपाल में, वो सच बोल रहे थे। जब इतने सच्चे लोगों पे हमला हुआ तब सड़क पे आए लोग। ये बात समझ लेनी चाहिए। मैं आरएसएस और बीजेपी को भी ये सलाह दे रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे जो आप धीरे धीरे शिकंजा कस रहे हो ना इन जैसे लोगों के ऊपर, ये आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक काम है। बिल्कुल 2 काम मत करो आप तो। एक, पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए मन बना लो, एक बार नहीं तो दूसरी बार जीत के आ जाओगे। दूसरे भी तो बड़े बड़े फ्रॉड करते ही हो आप लोग। तो ये मत पत्र से चुनाव का ऐलान करा दो और ये सोशल मीडिया को बिल्कुल फ्री छोड़ दो। ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, ये मैं आपको बता रहा हूं। वरना आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप जमीन से तो ताल्लुक रहा नहीं, आप किसी का भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो और बड़े बड़े नेता, जमीन से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। वो हवा में उड़ रहे हैं, अपने दिमाग की दुनिया में जी रहे हैं। वो जमीन पे हम लोग रहते हैं, हमें पता है कितनी नफरत करते हैं आप लोगों से। आपकी जो लंबी लंबी गाड़ियां, कलफ लगे हुए कुर्ते देखते हैं ना, नफरत होती है लोगों को आपसे। इसको आप समझ लो। सोशल मीडिया को आप फ्री छोड़ो और पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए ऐलान करो, तब ये जो मन में लोगों के फ्रस्ट्रेशन है, ये उसको एक रास्ता मिलेगा। उस भाव को, उस जो गुबार बन रहा है मनों में लोगों के, उसको एक रास्ता मिलेगा। लोग संवैधानिक ढंग से, कार्रवाई जरूर होगी आपके खिलाफ, लेकिन संवैधानिक ढंग से। मुझे लगता है इस बातचीत के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ खास कहने की आवश्यकता है। बतौर जनता आप खुद निर्धारित करिए और आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।